हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माइलस्टोन के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने पटवारी प्री परीक्षा जो कि 2015 में हुई थी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आशा करती हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के बाकी बचे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम है खनिज का और सेकंड कॉलम है उन खनिजों के खनन क्षेत्र का। तो आपको सुमेलित करना है कि सीसा जस्ता है उसका खनन क्षेत्र कौन सा है, टंगस्टन का कौन सा है, मैग्नीज का कौन सा है और तांबा का कौन सा है। तो सीसा जस्ता है उसका प्रमुख खनन क्षेत्र है तीसरा गुडा किशोरीदास जो कि अलवर में स्थित है। टंगस्टन का जो मुख्य खनन क्षेत्र है वो है वाल्टा या वाल्दा। मैग्नीज का जो खनन क्षेत्र है वो क्या है, लिलवानी। और तांबा का जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो क्या है, कोल्हन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अ का तीसरा, ब का चौथा, स का पहला और द का दूसरा। आइए इन खनिजों के और दूसरे जो प्रमुख खनन क्षेत्र है उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके सामने टंगस्टन, जिसका प्राप्ति क्षेत्र है बाखरी जो कि डेगाना नागौर में है और अन्य जिलों में यह अजमेर, पाली, सिरोही में पाया जाता है। दूसरा है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता की जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो है जावर जो कि उदयपुर में है और इसके साथ ही यह राजपुरा, देबारी जो कि उदयपुर में वहाँ भी पाया जाता है। रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा, गुडा किशोरीदास, अलवर इसके अन्य प्राप्ति क्षेत्र हैं। तीसरा है तांबा। तांबा की जो प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र हैं वो है खोदरीबा, अलवर, देबारी, सलूम्बर, उदयपुर, भीम, रेलमगरा, राजसमंद, बीदासर, बीकानेर और सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू। चौथा मैग्नीज है जो लिलवाड़ा, तलवाड़ा, तामेसरा, कासला, लोहारिया, बांसवाड़ा के जो प्रमुख क्षेत्र है उनमें पाया जाता है। और देबारी, उदयपुर और नाथद्वारा, राजसमंद में यह पाया जाता है। यानी कि जो मैग्नीज है वो राजस्थान के दक्षिणी जिलों बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में प्रमुख रूप से पाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को मैप से और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें उनके जिलों के प्रमुख जो खनिज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आप जो राजस्थान का जो मध्य जिला है नागौर, इसके जो प्रमुख खनिज है उनको देखिए। उनमें प्रमुख है टंगस्टन, डेगाना, जिप्सम, सफ़ेद मार्बल और नमक। इसी प्रकार बीकानेर के जो प्रमुख है बाल क्ले, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, लिग्नाइट, खनिज तेल। इसी प्रकार जब आप जियोग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने साथ मैप रखिए और मैप में जो प्रमुख क्षेत्र है उनको आप मार्क करते जाइए, जिससे वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। आप वीडियो को पॉज करके इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे जब भी आपको क्विक रिवीजन करना हो आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए जो आपका उदयपुर दिखाई दे रहा है, उदयपुर में सर्वाधिक राजस्थान के जो सर्वाधिक खनिज है वो पाए जाते हैं। जैसे आप इसको ध्यान से देखिए मैप को, इसमें आपको जो उदयपुर दिख रहा है जो ग्रीन कलर में है, उसमें उदयपुर में सीसा, जस्ता और चांदी की जो प्रमुख खनिज जो प्रमुख खान है वो कहाँ है, जावर, देबारी में। पन्ना, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टॉस, घिया पत्थर, पायरोफाइलाइट, यूरेनियम, ये खनिज भी उदयपुर में पाए जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो में, ताकि अगर ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो पहले इन कथनों को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। पहला कथन है कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये जो कथन सही है। और इस जो चिरवा शिलालेख है इसके प्रशस्तिकार कौन थे, रत्न प्रभ शूरी। यानी कि ये सेकंड आपका जो सेंटेंस है वो भी राइट है। इसके जो शिल्पी थे उनका नाम क्या था, देलन। तो आपका जो थर्ड सेंटेंस है वो भी राइट है।
अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो ये जो आपका सेंटेंस है वो गलत है। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन है, ये तीनों सेंटेंसेस है वो आपके राइट हो जाएंगे। जो फोर्थ है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो चिरवा शिलालेख है वो 1273 ईस्वी में चिरवा गांव उदयपुर के एक मंदिर के बाह्य द्वार पर संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। और इसके जो प्रशस्तिकार थे वो कौन थे, रतन प्रभ शूरी, तथा शिल्पी कौन थे, देलहन थे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, स बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। 1170 ईस्वी का यह जो शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र थे। और इस शिलालेख में सांभर व अजमेर के चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया तथा उनकी वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो पहले इन कथनों को देखते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कब आती है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये आपका राइट है। ब निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये भी राइट है। यानी कि आपके ये दोनों सेंटेंसेस तो राइट है। आगे देख लेते हैं। स अक्षय तृतीया, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया। अक्षय तृतीया चैत्र मास में नहीं बल्कि वैशाख मास में आती है और शुक्ल पक्ष को आती है और तृतीया को आती है। तो ये जो सेंटेंस आपका ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें चैत्र मास दे रखा है। और जो दो ऑप्शन है जिसमें निर्जला एकादशी दे रखी है उसमें दे रखा है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जबकि निर्जला एकादशी कब आती है, ज्येष्ठ मास को ही आती है और शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। तो आपके जो स और द है वो रॉन्ग हो जाएंगे और अ और ब है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और जो अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन किसान द्वारा 7 अन्नों व हलों की पूजा की जाती है तथा साथ ही इस दिन बीकानेर व नागौर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ सावा भी माना जाता है और इस दिन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए हजारों संख्या में बाल विवाह कराए जाते हैं। अर्थात ये जो कुप्रथा है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है, जिसको हटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या होगा, ब 3। जो मोखरी युग अभिलेख है उसमें मोखरी राजाओं का सबसे प्राचीन मोखरी युग अभिलेख मोखरी राजाओं का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो कि कृत संवत का उल्लेख करते हैं। और ये जो अभिलेख है 3 स्तंभों पर लिखे हुए हैं और ये संख्या में भी 3 है, अर्थात जो मोखरी युग अभिलेख है वो 3 हैं जो बड़वा ग्राम कोटा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राणा हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका उत्तर क्या होगा, द मीर मुहम्मद शाह। हमीर देव चौहान ने मीर मुहम्मद शाह को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी, जिससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। और जो रणथंबोर दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। और जो जाइन दुर्ग है उसे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। और जो रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। इसके साथ ही रणथंबोर दुर्ग में आपको ध्यान रखना है जो न्याय की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, वो भी कहाँ स्थित है, रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम में संप्रदाय दे रखे हैं और सेकंड कॉलम में प्रमुख भी दे रखी है। जो पहला संप्रदाय है गूदड़, ब सेकंड है नवलदासी, स चरणदासी और द अलखिया। अब इन संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है उनको आपको सम्मिलित करना है। जो गूदड़ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, दांतडा भीलवाड़ा में।
और जो नवलदासी संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और जो चरणदासी संप्रदाय है जिसकी स्थापना संत चरणदास जी ने की थी, उनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में। अलख्या संप्रदाय जिसकी स्थापना महाराज लालगिरी ने की थी या संत लालगिरी जी ने की थी, उनकी इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अ का दूसरा यानी कि गुर्जर संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, ब का पहला, स का तीसरा और द का चौथा। आपके सामने जो टेबल दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं प्रमुख संप्रदाय और उनकी प्रमुख पीठ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि गुर्जर संप्रदाय है उसकी दांतड़ा भीलवाड़ा, नवलदासी जोधपुर, चरणदासी दिल्ली, अलखिया बीकानेर, जसनाती संप्रदाय जिसकी स्थापना संत जसनाथ जी ने की थी और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। दादूपंथ संप्रदाय जिसकी स्थापना संत दादू ने की थी, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? नरेना जयपुर में। और राम स्नेही संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ में दामनी क्या था? कलात्मक जूतियां, ओढ़ने का एक प्रकार, एक राजस्व कर और सिंचाई करने का औजार। इसी प्रकार एग्जाम में एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये क्या है? लोक कथा है, लोकगीत है या लोक नृत्य है। तो आपको हर वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ओढ़ने का एक प्रकार। जो दामनी है वो ओढ़ने का एक प्रकार है। दामनी मारवाड़ की महिलाओं द्वारा, मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसमें धागों से क्या की जाती है? कसीदाकारी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो इसका उत्तर क्या होगा? द 5। जो संगीत राज महाराजा कुंभा द्वारा रचित सबसे वृहद ग्रंथ है और इसके 5 भागों को क्या कहा जाता है? रत्न कोश कहा जाता है। वो कौन कौन से कोश हैं? पहला है पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है नृत्य रत्न कोश, तीसरा है गीत रत्न कोश, चौथा है वाद रत्न कोश, पांचवा है रस रत्न कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो गुड़ला त्योहार होता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि गणगौर के शुरू होने के 8 दिन बाद मनाया जाता है। और ये जो गुड़ला त्यौहार है, यह त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में मनाया जाता है। और जो गुड़ला त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती है या महिलाएं होती है वो गुड़ला यानी जो मिट्टी का बना एक पात्र होता है जिसमें छेद होते हैं और उसके अंदर एक दीपक रखा होता है, उसे गुड़ला कहा जाता है। उसको अपने सर पर लेकर गुड़ला नृत्य भी करती हैं और गुड़ला गीत भी गाया जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू और सैफू की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? यानी कि जो रामानाथा छज्जू है और सैफू है ये किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर मारवाड़ शैली। जोधपुर जो कि मारवाड़ शैली है उससे संबंधित चित्रकार हैं। जो राव मालदेव के समय मारवाड़ में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। और इस शैली की जो अन्य प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से हैं? इस शैली के जो अन्य प्रमुख चित्रकार है वो हैं कृष्णदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, वीर जी, नारायण दा, भाटी अमरदास, छज्जू भाटी, जीतमल, काला रामू। ये इस मारवाड़ शैली के या जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है। और प्रमुख चित्र कौन से शैली के? मूमल निहाल दे, ढोला मारू। ढोला मारू जो गीत प्रसिद्ध है वो तो सिरोही का है, जबकि जो इसका प्रमुख चित्र है वो कौन सी शैली का है? जोधपुर शैली का है। कल्याण रागिनी, दरबारी जीवन, राजसी ठाट व मरु के टीले इस शैली के प्रमुख चित्र है। इस शैली में जो प्रमुख रंग होता है वो कौन से यूज लिए जाते हैं? लाल व पीला यानी कि रेड एंड येलो। और जो इस चित्र शैली में जो प्रमुख वृक्ष का चित्रांकन किया जाता है वो कौन सा है? आम। तथा इस शैली में जो व्यक्तियों के जो नेत्र बनाए जाते हैं या नायिकाओं के जो नेत्र बनाए जाते हैं वो कौन से आकार के होते हैं? बादाम नुमा। इसी प्रकार आपको हर शैली का स्वर्णकाल, उसके प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रकार तथा उसमें यूज होने वाले रंग और जो वृक्ष है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अलवर शैली है
तो अलवर सैली का जो स्वर्ण काल था वो क्या था? महाराजा विजय सिंह का स्वर्ण काल था। और इसके जो प्रमुख चित्रकार कौन से थे? डालचंद, सालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, सालगा इत्यादि। यानी कि आपको हर शैली के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? ब से बीरबल और ब से बीकानेर। ऐसे आप लिंक करके याद कीजिए। तो बीकानेर में क्या किया गया था? बीरबल दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था आइए देखते हैं। 1 जुलाई 1946 को गंगानगर राज परिषद राय सिंह नगर में तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें पुलिस की गोली से बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। और बीरबल की स्मृति में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा गया है। और जो राजस्थान का गांधी है वो किसे कहा गया है? गोकुल भाई भट्ट को। और जो सेठ जमनालाल बजाज है उनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा गया है। इसी के साथ ही आपको हर व्यक्ति का जो अन्य नाम है, उपनाम है, उसे याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है? इसका उत्तर क्या होगा? कैप्टन सॉवर्स। कैप्टन सॉवर्स ने ये कथन कहा था। जो तात्या टोपे थे वो सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को राजस्थान के भीलवाड़ा के कुवाड़ा स्थान पर आए थे और तात्या टोपे ने 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अपना अधिकार कर लिया था। और तात्या टोपे को यानी तात्या टोपे जी को नरवर के जंगलों में वहां के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से पकड़कर वर्ष 1859 ईस्वी में शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। जब ये जो फांसी थी वो बिना बताए किसी को बिना बताए दी गई थी, इसीलिए कैप्टन सॉवर्स ने कहा था ये कथन कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। आपको देखना है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। अ कार्यपालिका एवं विधायी शक्ति, ब न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, स आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, द राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें जो द ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन वो क्या है? आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाता है। और प्रतिरक्षा शक्तियां कोई भी राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं होती है। तो आपको सही कूट का चयन करना है। तो ऑप्शन अ में दे रखा है कि अ व ब केवल, जबकि अ ब स तीनों हैं वो ऑप्शन क्या है? राइट है। तो अ व ब केवल ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब ऑप्शन में दे रखा है अ ब एवं द केवल, द है जो वो सेंटेंस क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ब भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। स ऑप्शन है उसमें ब स और द दे रखा है, द ऑप्शन गलत है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन द है उसमें अ ब और स दे रखा है, यानी कि अ ब और स तीनों जो शक्तियां हैं, तीनों ऑप्शन में जो शक्तियां दे रखी है वो राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की और कौन कौन सी जो प्रमुख शक्तियां उनके बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, जिसमें पहला है क कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है? 53, 75, 76 और 77। अनुच्छेद 53 में क्या दे रखा है? संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल जी। और आर्टिकल जो 77 है उसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के नाम से ही भारत सरकार के सारे कार्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो ये 4 आर्टिकल है इसमें कार्यपालिका शक्ति दी गई है राष्ट्रपति जी की। ख न्यायिक शक्तियां हैं, उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स है? 72, 124, 126, 217, 221 एंड 143।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति की सजा को माफ करना, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना शामिल है। तो ये राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियाँ हैं। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? 109, 112, 280 और 267। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में वित्तीय आयोग का गठन करना, भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करना। यानी कि जो वित्तीय शक्तियों में एक तो वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, और जो बजट है वो पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति जी के नाम से ही पेश किया जाता है। वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो कौन है? NK सिंह है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो राष्ट्रपति की सैन्य व कूटनीति शक्ति है वो कौन कौन सी है? कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और जो दूसरे देशों के साथ युद्ध व युद्ध विराम की घोषणा तथा संधि समझौते जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम से किए जाते हैं। कूटनीतिक के अधिकारियों के रूप में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? देश के कानून के निर्माण से संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 352, 356 और 366 में देख सकते हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में, तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आई होप आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक असत्य कथन है, पता लगाइए। तो आइए पहले जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। राजस्थान, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। तो ये कथन तो आपका क्या है? सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ये कथन गलत है। उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है, ये आपका कथन सही है। और जो दो है, उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, ये कथन भी आपका क्या? सही है। तो आपका जो कथन है वो कौन सा होगा? जो गलत कथन है वो कौन सा होगा? कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ऐसा नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय का जो पूरा क्षेत्राधिकार है वो समस्त राजस्थान है, ना केवल जयपुर एवं जोधपुर। स्क्रीन पर आपको राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित और भी फैक्ट्स है उनके बारे में ध्यान रहे। जैसे कि राजस्थान राज्य का जो उद्घाटन था वो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, और उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत 5 रियासतकालीन यानी कि जो रियासत के समय से जो उच्च न्यायालय थे उनको राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया, और राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन किया गया था। और जो दिनांक 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महामहिम यानी कि जो उस समय राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था, राज प्रमुख का पद हुआ करता था, तो राज प्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी, और प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थानों से भी क्या की जाती थी? सुनवाई की जाती थी। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भव्य नवीन भवन का यानी कि जो बहुत ही अच्छा जो अभिनवीन भवन बना है उसका लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये फैक्ट यानी कि इस फैक्ट से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, तो आप डेट याद रखिएगा 7 दिसंबर 2019। और कहाँ बनाया गया? जोधपुर में। नवीन भवन का निर्माण जोधपुर में किया गया और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। और ये है आपके सामने नवीन भवन की इमेज, जिसे आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में जो आपने देखा कि जो पहला जो सेंटेंस है उसमें उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 लिखा गया है, जबकि इसकी जो स्थापना वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है कि एक असत्य कथन का पता लगाना है। तो जो सबसे जो गलत जो आपका असत्य कथन है या जो सबसे अधिक असत्य कथन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है वो कौन सा होगा? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है।
क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार तो समस्त राजस्थान में, न केवल जयपुर एवं जोधपुर में। तो आपको जो सबसे आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? तो इसका उत्तर होगा अ 1952 से 1957। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष 1952 से 1957 का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ, जिसमें 160 सदस्य थे। वर्तमान में 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 में 200 सदस्य है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है? अ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ब संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार, स भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, द धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? स भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। भारत के जो मूल संविधान है उसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। किसमें? भारत के मूल संविधान में। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का। ने निम्न में से कौन कौन से प्रावधान किए थे? यानी कि इस संशोधन एक्ट के द्वारा कौन कौन से जो प्रावधान है वो किए गए, आपको देखना है। तो पहला है जिला आयोजना समिति का गठन करना, ब राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, तीसरा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। तो इसका उत्तर आपको नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन आपके तीनों ही सही है, यानी कि ये जो एक्ट था उसके तहत ही जिला योजना समिति, राज्य चुनाव आयोग और वित्त आयोगों का गठन करने का प्रावधान किया गया था। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द अ ब व स तीनों। 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, तथा इसी संविधान संशोधन के द्वारा जिला योजना समिति, राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरपालिका संबंधी नगरपालिका 9th जोड़ा गया और उसको नगरपालिका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। प्रश्न है आपके सामने, एक राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है, ब इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, स यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, द इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी आपको वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।